इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे कि आमेर के इतिहास में अपन ने बात की थी। सवाई जयसिंह के बारे में बात कर ली थी और कैसे सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कराया, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया और अनेक कार्य जो हैं उसके द्वारा करवाए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा। और जो अगला शासक आएगा अपना वो है सवाई ईश्वरी सिंह। कौन आएगा? सवाई ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह, ठीक है। सवाई ईश्वरी सिंह की हम बात करें तो इसके शासन काल में क्या होता है। सवाई ईश्वरी सिंह जो है, अपना भाई था इसका चंद कुंवरी का पुत्र कौन था? माधो सिंह, ठीक है। माधो सिंह से इसके साथ कई विवाद हुए, उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर कई युद्ध हुए अलग अलग प्रकार के। तो इन युद्धों में, ठीक है, तो इन युद्धों में हम बात करें तो ये युद्ध हुए। इन सब युद्धों में ईश्वरी सिंह विजय रहा और जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें माधो सिंह भी विजय रहा। माधो सिंह ने मराठाओं से सहायता ली। उसके अलावा हम बात करें तो इसके तरफ कौन थे? इसके मेवाड़ साम्राज्य के जो शासक थे जगत सिंह, वो इनकी तरफ थे। बूंदी साम्राज्य में उम्मेद सिंह इनकी तरफ था, ठीक है। तो कुछ लोग, उसके अलावा कौन था? मराठा, मराठा इनकी तरफ थे तो होता है। और मेवाड़ साम्राज्य का ये जो था कौन? माधो सिंह, ये इनका क्या था? भांजा था मेवाड़ साम्राज्य वालों का, क्योंकि चंद्रकुंवरी से पुत्र उत्पन्न था। चंद्रकुंवरी कहाँ की थी? मेवाड़ की, ठीक है। तो ये अपने बात हो जाती है। तो ईश्वरी सिंह के शासन काल में क्या क्या होता है? ये ईसर लाट सरगासूली का निर्माण करवाता है। कौन? सवाई ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार कितने मंजिला रहती है वो? 5 मंजिला, ठीक है। के बाद अब अपन बात करते हैं विस्तार से ईश्वरी सिंह के बारे में। ईश्वरी सिंह के जो शासन काल रहा उसमें क्या घटनाएं होती है। तो सवाई ईश्वरी सिंह अपना राजा आज का 1743 से और 1750 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है, ठीक है। कृष्ण भट्ट विद्वान ने ईश्वरी सिंह के दरबार में ईश्वर विलास महाकाव्य नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। सवाई ईश्वरी सिंह ने 3 युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े थे उत्तराधिकार संघर्ष में? ठीक है। पहला है राजमहल टोंक का युद्ध होता है 1747 में। सवाई ईश्वरी सिंह और किसके मध्य होता है? माधो सिंह। माधो सिंह के साथ कौन कौन साथ देते हैं? मराठा और कोटा का शासक उम्मेद सिंह। बूंदी का शासक उम्मेद सिंह, कोटा का शत्रुसाल, उसके बाद मेवाड़ के जगत सिंह, मारवाड़ शाहपुरा। तो कुल मिला के 7 सेनाएं हैं, ये माधो सिंह की तरफ से युद्ध करते हैं। उसके अलावा इसमें विजेता कौन रहता है? ईश्वरी सिंह इसमें विजय हो जाता है, ठीक है। ये जो पहला युद्ध हुआ था राजमहल में, इसमें कौन विजय रहता है? सवाई ईश्वरी सिंह। किस चीज के मध्य ये युद्ध हुआ? माधो सिंह कहता है उत्तराधिकार संघर्ष में कि अपने जो पिताजी थे सवाई जय सिंह, उन्होंने कहा था कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो ही आमेर साम्राज्य का अगला शासक बनेगा। तो मैं हूं, माधो सिंह कहता है, तो आप साम्राज्य का, अपन दोनों भाई हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, ऐसा कर लो। ईश्वरी सिंह कहता है नहीं भाई, साम्राज्य का शासक पूर्ण रूप से मैं ही बनूंगा। तभी इनमें उत्तराधिकार संघर्ष होता है, ठीक है। माधो सिंह के साथ कौन रहते हैं? मराठा रहते हैं। मराठाओं का तो एक ही था अपना सपना, मनी मनी। कैसे कि जो राजा पैसे देते थे उसकी तरफ से युद्ध कर लेते थे। माधो सिंह ने पैसे दिए तो किसके खिलाफ युद्ध किया? ईश्वरी सिंह। मराठाओं ने कोटा का जो शासक था वो भी किसका साथ देता है? माधो सिंह का। बूंदी का शासक माधो सिंह का। तो उत्तराधिकार संघर्ष में ये सब। और सवाई ईश्वरी सिंह की तरफ कौन रहता है? भरतपुर का, ठीक है। भरतपुर से कोई शासक था, वो इसका साथ देता है सवाई ईश्वरी सिंह की तरफ से, इनके खिलाफ लड़ता है। कौन विजय रहता है? ईश्वरी सिंह, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो राजमहल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में 7 मंजिला
विजय स्तंभ बनाया था, जिसे अपन ईसरलाट या सरगासुली कहा जाता है। ठीक है, किसने बनाया था ये 7 मंजिला विजय स्तंभ? तो ईश्वरी सिंह ने बनाया था। इसे अपन क्या कहते हैं? ईसरलाट या सरगासुली इसे कहा जाता है। उसके बाद मानपुर अलवर का युद्ध कब हुआ था? 3 मार्च 1748 को सवाई ईश्वरी सिंह और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य युद्ध होता है। इसमें विजेता कौन रहता है? सवाई ईश्वरी सिंह। ठीक है, ये बात हो जाती है कि सवाई ईश्वरी सिंह इसमें भी विजय हो जाता है। ठीक है, अफगानियों के बीच में, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह के बीच में और ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध होता है। फिर उसके बाद बगरू का युद्ध कहां पर हुआ? जयपुर के निकट, जिसे अपन जयपुर का युद्ध भी कह सकते हैं। कब हुआ ये? 1 अगस्त 1748 ईस्वी को यह युद्ध होता है। इसमें सवाई ईश्वरी सिंह और माधव सिंह और मराठा युद्ध करते हैं। ठीक है, वापिस उत्तराधिकार संघर्ष भाइयों भाइयों में। ठीक है, ईश्वरी सिंह जो था ये साम्राज्य, माधव सिंह दोनों किसके लिए युद्ध करते हैं? उत्तराधिकार संघर्ष के लिए, कि राजा मैं बनूं, ये शर्त थी। ठीक है, तो दोनों के मध्य युद्ध होता है और इसमें विजेता कौन रह जाता है? कौन होता है? माधो सिंह और मराठा। माधो सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। कौन से युद्ध में? बगरू के युद्ध में। अब युद्ध में जीतने के पश्चात शासक किसको बना देते हैं? मराठा माधो सिंह को, माधो सिंह को शासक बना देते। उसके बाद दोनों में एक समझौता भी होता है दोनों भाई की, भाई तेरे को 5 परगने दे देता हूं मैं और शासक में ही बनता रहूं। माधव सिंह ने कहा ठीक है भाई, तो मेरे को 5 परगने दे दे। और 5 परगने जो हैं ईश्वरी सिंह माधव सिंह को दे देता है। टोंक वाला क्षेत्र जो रहता है टोडा राय, और उसके अलावा जो आसपास के जयपुर क्षेत्र के जो एरिया थे वो 5 एरिया इसको दे देता है। किसको? माधव सिंह को। कौन देता है? ईश्वरी सिंह। उसके बाद हम बात करें आगे, तो सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठाओं की धन की मांग से परेशान होकर 1750 में, ठीक है, कब? 1750 में आत्महत्या कर ली। और सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर के चंद्रमहल में बनी हुई है। अब ईश्वरी सिंह के ऊपर मराठा जो रहते हैं वो दबाव बनाते हैं। उस समय शासक कौन? जयपुर आमेर का ईश्वरी सिंह से कहते हैं भाई 7 लाख रुपए हर्जाना दे। ईश्वरी सिंह कहते हैं साहब मराठाओं से कि अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, किस्तों में ले जाओ, 2 लाख अभी ले जाओ, 2-3 1 साल बाद ले जाना। तो मराठा नहीं मानते और मराठा चारों तरफ से जयपुर को घेर लेते हैं। और जयपुर को घेरने के पश्चात इन सब चीजों से तनाव में आ जाता है कौन? ईश्वरी सिंह, कि अब तो अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या किया जाए, कैसे मराठाओं को समझाए, समझ नहीं रहे। तो एक समय था जब मैंने मराठाओं को पराजित किया था और ईसरलाट सरगासुली का निर्माण कराया था, वो भी मैं ही हूं। और आज एक ऐसा समय आ गया कि मराठा मेरे से हर जाना ले रहे, मैं मराठाओं से नहीं जीत पा रहा। तो ये सब तनाव के कारण ईश्वरी सिंह जो रहता है वो आत्महत्या कर लेता है। कहा जाता है कि जहर खाकर जो है ईश्वरी सिंह सरगासुली सरलाट के समीप आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, और फिर ईश्वरी सिंह के जस्ट मरने के पश्चात मराठा किसको शासक बना देते हैं? तो शासक बन जाता है सवाई माधो सिंह। माधो सिंह 1750 से 1768 तक इसका शासन काल रहता है। अब वही बात, माधो सिंह शासक बनने के पश्चात, ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात माधो सिंह शासक बन जाता है और मराठा वापिस कहते हैं कि भाई हर जाना पैसे। माधो सिंह भी समझाता है कि साहब अभी अभी नया नया राजा बनाऊं, क्या है, क्या खजाना है, क्या क्या है, कुछ भी मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा समय रुको और अभी थोड़े बहुत ले लो किस्तों में पैसे, फिर अगले साल आकर लेना। माधो सिंह कहता है, माधो सिंह से कहते हैं मराठा, देख भाई ये न तेरी युद्ध की लड़ाई न मेरे युद्ध की लड़ाई, ये है इस कुर्सी की लड़ाई। इस जयपुर साम्राज्य आमेर रियासत का जो शासक बनेगा उससे हम कर लेंगे, पैसे लेंगे, इसलिए तेरे को टैक्स तो पैसे तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो जाती है। तो माधो सिंह जो कहता है कि साहब रुको, माधो सिंह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, पूरी कहानी सुनाता है कि माँ कौन थी इसकी? चंद्रकौरी। कहता है कि ऐसी ऐसी बात है और मराठा मेरे को ऐसे दबाव बना रहे हैं। इसकी माँ और बेटे दोनों आते हैं मराठाओं के पास, इनके जो नेतृत्व करता थे लीडर के पास, और कहते हैं कि देख भाई, कौन कहती है? चंद्रकौरी, कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ
तुमने माधो सिंह का पहले काफी साथ दिया, साथ में युद्ध किया, तो ऐसा करो कि हमें 1 वर्ष का समय दो और हम जो है आपको पूरा हर्जाना दे देंगे। तभी मराठा मान जाते कि ठीक है, 1 वर्ष का समय दिया। माधो सिंह कहता है टेंशन मत लो, मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है मामाश्री, क्योंकि उसकी माँ ने उनको भाई बना लिया था, तो ऐसे कह देता है। ठीक है, माधो सिंह इतने में मराठा कहते हैं कि हम पंजाब की तरफ से आते हैं लूटपाट करके, और फिर उसके बाद आप हमें हर्जाना दे देते। तो उस टाइम पे तो मराठा चले जाते हैं कहां पर, पंजाब की तरफ। इधर चंद्रकुंवरी और माधो सिंह एक प्लानिंग बनाते हैं। कहते हैं कि माधो सिंह शासक बना 1750 में, और 10 जनवरी 1751 में एक घटना घटती है। ठीक है, कब घटती है? 10 जनवरी 1751 में। ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, बताऊं विस्तार से। सवाई माधो सिंह मराठाओं की मदद से ही जयपुर का शासक बना था, परंतु सवाई माधो सिंह ने मराठा की धन की मांग से परेशान होकर मराठाओं से समझौता करने के बहाने जयपुर बुलाकर 10 जनवरी 1751 को मराठाओं का कत्लेआम करवाया था। अब कत्लेआम कैसे करवाता है? 10 जनवरी 1751 को मराठाओं को संदेश भिजवाता है, साहब आ जाओ, आप हर जाना ले लो। ठीक है, कब भिजवाता है? 10 जनवरी 1751 को, जनवरी के माह में मराठा आ जाते। साहब कहते हैं कि सवाई माधो सिंह ने इस प्रकार प्लानिंग की थी अपने सैनिक सामंतों से, अपनी मां के साथ, कि जो जयपुर के जितने भी गेट थे, चांदपोल, पाटनपोल, अलग अलग प्रकार के जितने भी गेट थे, सबको परकोटे को बंद करवा दिया, और एक गेट खुला रखा दिल्ली से आने जाने वाला, और वहां से मराठाओं की एंट्री करवाई। ठीक है, मराठाओं को कहा कि 4000, लगभग कितने, 4000 मराठा थे, उन सबको अंदर गेट में कर लिया, और उधर से सब तरह से जयपुर के परकोटों के गेट लगवा दिए। किसने? माधो सिंह ने आदेश दिया, और कहा कि उस समय जयपुर के एक एक बच्चे के पास, और महिलाओं के पास, पुरुषों के पास, जनता के पास जो थे हथियार थे, किसी के पास तलवार, किसी के पास छुरी, किसी के पास लठ, किसी के पास कुल्हाड़ी। तो इस प्रकार उन्होंने प्लानिंग बनाई, और जैसे ही 4000 मराठा अंदर जयपुर परकोटों में प्रवेश करते हैं, उसी समय आम जनता रहती है, उन पर अंधाधुंध प्रहार करती है, और कहा जाता है कि मराठाओं की ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ मराठा परकोटा कूदकर भागने लगे तो उनको खींच के पटक फिर कूटते थे, और महिलाओं ने बड़े चपले चपले कूटा, बड़े अच्छा कर दिया मराठाओं से। उस समय ऐसा ही भयंकर कत्लेआम हुआ मराठाओं का उस समय। तो याद रखने योग्य बात यह है कि कत्लेआम किसने करवाया था? माधो सिंह ने। कब करवाया? 10 जनवरी 1751 को मराठाओं के। और कुछ मराठा जीवित बच के गए महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा धोखे से हमें माधो सिंह ने इस प्रकार मारा कि वहां की जनता से कुटवाया इस वार्तों में। किससे? जनता से। जनता ने बुरी तरह मराठाओं को कूटा। और उसके बाद हम बात करें तो मराठा उस जो उनके कत्लेआम की जो नीति बनाई थी माधो सिंह, उसको नहीं भूल पाए। ऐसा दुख कि ऐसा दर्द उनका कि हमें बुरी तरह से पीटा, महिलाओं ने भी। तो इस प्रकार जो हैं कुछ मराठा जीवित थे, वो वहां जाकर सुनाते हैं कि इस प्रकार हमारे ऊपर माधो सिंह है, उसने ऐसा अत्याचार किया। ठीक है, उसके बाद बहुत दिमाग वाला और पराक्रमी वीर योद्धा रहा माधो सिंह भी, जिसने मराठाओं से इस प्रकार धोखे से कत्लेआम करवाया। ठीक है, उसके बाद सवाई माधो सिंह ने 1761 में भटवाड़ा बाणा के युद्ध में कोटा के शासक कौन था? शत्रुसाल हाड़ा के सेनापति झाला जालिम सिंह से पराजित हुआ था। तो झाला जालिम सिंह जो था कोटा का शासक था, शत्रुसाल जो मांगरोल के युद्ध में ये पराजित हो जाता है। कौन? सवाई माधो सिंह। कहा जाता है कि सवाई माधो सिंह ने 7 नगर बसाए थे, जिनमें माधोराजपुर व सवाई माधोपुर प्रमुख था। सवाई माधोपुर जो बसाया था वो अपने रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में ही पड़ता है। वो किसने बसाया था? तो सवाई माधो सिंह के नाम से सवाई माधोपुर नगर बसाया था इसने, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1763 ईस्वी में।
मोस्ट है थोड़ा कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई माधो सिंह ने की थी। कब की थी? 1763 ईस्वी को। ठीक है। सवाई माधोपुर का मूल नाम शहर रखा गया था, जो वहां स्थित सहरा देवी के नाम से पर था। ठीक है, सहरा देवी के नाम से शहर नाम रखा गया था, फिर उसको चेंज करते करते बदलते बदलते आज सवाई माधोपुर वर्तमान में अपन जिसे बोलते हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध माना गया है। और अभी भी वर्तमान में सवाई माधोपुर जो है रणथंभौर अभ्यारण्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व, और वहां पर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर माना गया है। और बहुत सारे लोग हजारों की भीड़ में वहां पर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सवाई माधो सिंह ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर व जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण कराया। तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर जो है, शीतला माता का किसने बनाया? सवाई माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। और मोती डूंगरी के महलों का भी निर्माण इसी ने करवाया था। सवाई माधो सिंह ने ही जयपुर में मोती डूंगरी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। गणेश जी की प्रतिमा जो है वो किसने स्थापित कराई थी? सवाई माधो सिंह ने। यह मूर्ति सेठ पल्लीवाल द्वारा माउली उदयपुर से लाई गई थी, जहां पर यह मूर्ति 500 वर्ष पूर्व गुजरात से लाई गई थी। इतनी प्राचीन मूर्ति है ये। कौन सी? मोती डूंगरी जो गणेश जी है प्रसिद्ध जयपुर में, उसका निर्माण किसने कराया था? सवाई माधो सिंह ने इसका उद्घाटन कराया था। और मोती डूंगरी के महलों का भी निर्माण इसने कराया था। कहां से लाई गई थी? 500 वर्ष पूर्व ये मूर्ति पूर्व गुजरात से लाई गई थी। ठीक है, तो इतनी प्राचीन और प्रसिद्ध जो गणेश जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई माधो सिंह ने नागरगढ़ के किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। उसके बाद कौन कराता है 9 महलों का पासवानों का? माधो सिंह। राजपूत शासकों द्वारा कुछ दासियों को उपपत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता था, जिन्हें पासवान या परदायत या खवासन इत्यादि के नामों से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो पासवान जो दासियां हुआ करती थी उनको उपपत्नी की संज्ञा देकर उनको भी स्वीकार कर लेते थे ये लोग, जिन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? पासवान के नाम से, पड़दायत के नाम से, खवासान के नाम से इनको जाना जाता था। अलग अलग प्रकार के इनके नाम हुआ करते थे। सवाई माधो सिंह 27 फरवरी 1778 में 1768 को मावल मंडोली शिखर के युद्ध में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह को पराजित किया था। जो मावल मंडोली का शिखर में युद्ध हुआ था, जो भरतपुर के शासक को 1768 में जो है पराजित कर देते हैं सवाई माधो सिंह। उसके बाद हम बात करें तो ये 9 पासवानों के लिए एक समान महल क्यों बनाए? ये इसलिए बनवाए इन्होंने कि वहां पर कहा जाता है कि जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध मानी जाती है, और कहा जाता है कि पूरे भारत में, राजस्थान में प्रसिद्ध मानी जाती है। तो सवाई माधो सिंह के पास इनकी रानी आती है और कहती है कि साहब, उस समय राजपूतों में घूंघट प्रथा हुआ करती थी। उन घूंघट प्रथाओं में ये लोग जो हैं मार्केट में नहीं जाया करते थे, ये लोग नहीं देख सकते थे। तो हर वर्ष वहां पर गणगौर की सवारी निकला करती थी। तो ये सोचता है कि क्या किया जाए। महिलाएं कहती है कि ये तो हमारे साथ भेदभाव है, इनकी जो रानियां हुआ करती थी। तो माधो सिंह 9 पासवानों के लिए एक जैसे झरोकों का निर्माण कराया था। अब उन झरोकों में से वो घूंघट से यूं करके और देख सकती थी कि किस प्रकार गणगौर की सवारी है। झरोके जो रहते हैं खिड़की की तरह रहते हैं, और खिड़की से थोड़े छोटे हुआ करते थे, जिनमें हवा आ सकती थी, हवाएं आती हैं और अपन देख सकते थे उनमें से। तो उनकी जो रानियां थी वो उन झरोकों में से ही देखती थी गणगौर की सवारी। कोई नीचे वाला व्यक्ति उनको नहीं देख सकता था, और वो लोग जो हुआ करती थी ऊपर से नीचे वाली चीज देख सकती थी। तो वो जयपुर की गणगौर की सवारी के लिए इसका निर्माण करवाया था अलग अलग रानियों ने, रानियों के हिसाब से। उसके बाद हम बात करें तो जयपुर की गणगौर की सवारी जो है प्रसिद्ध मानी गई है और अपनी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आता है सवाई पृथ्वी सिंह 1768 से 1778 ईस्वी। इसके शासन काल में कोई घटनाएं नहीं घटती, आराम से शासन काल रहता है इसका। और फिर
हम बात करें अगला शासक सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी। सवाई प्रताप सिंह विद्वान व योद्धा शासक था। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह अब आता है अपना शासक कौन था, ये ब्रजनीति उपनाम था इसका। उसके अलावा इसने ब्रजनीति ग्रंथावली के नाम से भी इसे जाना जाता था। किसको? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अपन ने बात की थी कि सवाई जयसिंह जो था, उसके बाद आने वाले इनके जो भी वंशज रहेंगे वो सब क्या लगाएंगे आगे, सवाई की उपाधि। तो ये भी क्या था, ये भी पृथ्वी सिंह के आगे सवाई लग रहा, प्रताप सिंह के आगे सवाई लग रहा। ठीक है, तो इनके आने वाले सभी वंशज क्या लगाएंगे, सवाई की उपाधि आगे लगाएंगे। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस कारण सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, तो किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर में तमाशा कला का सर्वाधिक विकास सवाई प्रताप सिंह के काल में ही हुआ। प्रताप सिंह के समय ही तमाशा कला के प्रसिद्ध विद्वान वंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से जयपुर आए थे। कहां से आए थे? महाराष्ट्र से जयपुर आते हैं। ठीक है, इनकी कल्चर एक्टिविटी की बात होती है। ये तमाशा जो कला है किनके शासन काल में आई थी? सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में। सवाई प्रताप सिंह संगीतकार शासक थे। उनके संगीत गुरु चांद खां ने प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। कौन थे इनके संगीत गुरु? चांद खां। क्या उपाधि दी थी इनको? बुद्ध प्रकाश की। कौन देता है? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि जो सवाई प्रताप सिंह थे वो अपने गुरु से कुछ विद्या सीखते हैं कला की, और फिर उसके बाद हम बात करें तो चांद खां ने संगीत पर स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? संगीत पर स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का भी आयोजित किया था, जिसमें ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से राधा गोविंद संगीतकार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, तो कौन सी की गई थी? राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। प्रताप सिंह के दरबार में गणपति भारती नामक विद्वान भी रहते थे। कौन रहते थे? गणपति भारती नामक जो विद्वान हुआ करते थे वो इसके दरबार में रहा करते थे, जिनको प्रताप सिंह ने काव्य गुरु की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? काव्य गुरु की। गणपति भारती को कौन सी उपाधि दी गई थी? काव्य गुरु की। सवाई प्रताप सिंह के दरबारी कालीराम कायस्थ ने तारिक ए राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना करते हैं? तारिक ए राजस्थान। पहले अपन सवाई प्रताप सिंह की कल्चर एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हुआ इनके निर्माण कार्य और कल्चर एक्टिविटी क्या रही, फिर उसके बाद अपन युद्धों की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने चल रही है कल्चर। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विविध विद्याओं के ज्ञाता 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से भी इनको जाना जाता है और कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जयपुर का वह शासक कौन जिसके शासन काल में, जिसके दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे, जिसे अपन गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन था वो? सवाई प्रताप सिंह। तो उसके शासन में 22 विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, जिन्हें अपन किस नाम से बोलते थे? गंधर्व बाईसी के नाम से इन्हें जाना जाता था। प्रताप सिंह ने जयपुर में गुणीजन खाने का निर्माण कराया था। गुणीजन खाने का निर्माण भी कौन कराता है? प्रताप सिंह। ठीक है, उसके बाद हवा महल, हवा महल का निर्माण कौन कराता है? प्रताप सिंह। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहा जाता है कि जयपुर को हवा महल के नाम से ही जाना जाता है। राजस्थान नहीं, भारत नहीं, अपितु पूरे विश्व में हवा महल के नाम से ही जयपुर को जाना जाता है। जयपुर की आन बान शान हवा महल। ठीक है, तो ये किसके समान है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसको इतिहासकारों ने बताया है कि श्री कृष्ण के मुकुट के समान जो है ये हवा महल है। ठीक है, निर्माता कौन है इसके? सवाई प्रताप सिंह। निर्माण काल इनका 1799 ईस्वी में माना गया है। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद। मंजिल कितनी इसकी? 5 मंजिलाएं है। ठीक है, हवा महल
खिड़कियां कितनी इसमें 953 खिड़कियां हैं। समर्पित किसको है? भगवान कृष्ण को। आकार किसका कैसा है? पिरामिड, पिरामिड के समान इसका आकार है। किसका? हवा महल का। हवा महल बहुत सुंदर और अद्भुत इमारत मानी गई है और कहा जाता है कि आज भी वर्तमान में पर्यटक जो आते हैं जयपुर में वो हवा महल को बहुत अच्छा मानते हैं। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ आती है इस हवा महल इमारत को देखने, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था और जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। ठीक है, निर्माण कब कराया गया था हवा महल का? 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कितने मंजिला है ये? 5। हवा महल बिना नींव पर बनी इमारत है। ठीक है, सबसे मोस्ट ये है कि हवा महल जो है ये बिना नींव के बना हुआ है। इसे कृष्ण के मुकुट के समान बनाया गया था। ठीक है, हवा महल जो 5 मंजिला है, जिसके क्या क्या नाम है, किस किस नाम से जो हवा महल की 5 मंजिला है उन्हें जाना जाता है? तो हवा मंदिर, पहली जो मंजिल है उसको किस नाम से जाना जाता है? हवा मंदिर। दूसरी जानी जाती है प्रकाश मंदिर, तीसरी जानी जाती है विचित्र मंदिर और चौथी जो जानी जाती है वो रतन मंदिर और 5वीं है वो शरद मंदिर। ठीक है, तो ये 5 मंजिला जो है हवा महल की बात हो जाती है। किस किस नाम से जाना जाता है? हवा, प्रकाश, विचित्र, रत्न, शरद। ठीक है, इन 5 नामों से हवा महल की जो है मंजिलों को बताया है, जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके युद्ध, प्रताप सिंह के शासन काल में क्या क्या युद्ध हुए, कल्चर की बात यो हुई, निर्माण कार्य में इसने हवा महल का निर्माण करवाया। उसके अलावा अलग अलग प्रकार से इसके अनेक प्रकार के निर्माण कार्य रहे हैं, कल्चर एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अपन युद्धों की बात करें तो तुंगा दौसा का युद्ध 28 जुलाई 1787 में किसके बीच में हुआ था? तो ये महादजी सिंधिया मराठाओं का एक वीर योद्धा था, उसके बीच में युद्ध होता है। तो किस प्रकार युद्ध होता है? सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के तरफ से कौन था? जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, इन दोनों ने। और किस किस के मध्य हुआ? महादजी सिंधिया के बीच में, मराठा सरदार के बीच में। एक ऐसा सरदार योद्धा रहा सबसे खतरनाक, जिससे युद्ध किया था किसने? प्रताप सिंह ने। विजेता कौन रहा? प्रताप सिंह ने। कहा जाता है कि 2 बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान की, जयपुर और जोधपुर, जिसे बोलते हैं अपन मारवाड़, दोनों ने मिलकर एक साथ जो है मराठाओं का सामना किया था और महादजी सिंधिया को पराजित किया था। तो ये युद्ध में कौन विजय रहे हैं? प्रताप सिंह। ठीक है, इस युद्ध में पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया ने कहा, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर राज्य को धूल में मिला दूंगा। कौन कहता है? महादजी सिंधिया। सरदारों का मराठाओं का जो सरदार था वो महादजी सिंधिया कहता है, हार हूर के चल जाता है पहले तो कहा महाराष्ट्र, ठीक है, उनके क्षेत्र में, और कहता है कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को किस में मिला दूंगा? धूल में मिला दूंगा। यह बात कहता है महादजी सिंधिया। ठीक है, उसके बाद पाटन का युद्ध होता है। उस कब होता है? 20 जून 1790 ईस्वी को होता है, जिसमें महादजी सिंधिया नहीं आता है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह और मराठा के फ्रांसीसी सेनापति डी बोइन को भेजता है महादजी सिंधिया, क्योंकि उसको पता है कि अपन नहीं जीत सकते। ठीक है, किससे? प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह से अपन नहीं जीत सकते। महादजी सिंधिया नहीं आता है और किसको भेजता है? सेनापति डी बोइन को। ठीक है, इसमें विजेता कौन रहता है? डी बोइन इसमें विजय हो जाता है। उसके बाद एक युद्ध और हुआ था, मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में, जिसमें प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें कौन विजय रहे? मराठा इसमें जीत जाते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रताप सिंह के शासन काल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, ये युद्ध तो हुए ही है। उसके बाद जो याद रखने योग्य बात है कि हवा महल का जो निर्माण हुआ था इसके शासन काल में, और कितने मंजिल है, क्या क्या नाम है। कई बार एग्जाम में हवा महल के बारे में कई क्वेश्चन आए कि इन जो इनकी मंजिला है इनके नाम एग्जामिनर ने कई एग्जामों में पूछे कि तीसरी मंजिल का क्या नाम है, दूसरी का क्या है, किसको समर्पित है हवा महल, और
किसके समान बनाया गया, तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान जो है इसकी आकृति है। उसमें कितने खिड़कियां हैं, तो 953 इसमें अलग अलग खिड़कियां हैं, जहां से अपन खड़े होते हैं, जैसे हवा महल में खड़े होंगे तभी हवा आएगी, तो इसको हवा महल कहा जाता है। छोटी 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 953 खिड़कियां हैं, झरोके हैं, तो इन सबसे हवा आती है, जिससे इसका नाम हवा महल रहा। उसके अलावा कितने मंजिले हैं ये, 5 मंजिल, और इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद है। और इसका निर्माण कार्य की बात करें तो 1799 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य माना जाता है। और हम बात करेंगे अगले शासक की और अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।